तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EMT भी कह सकते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा, और इसमें थोड़ा सा हम इसको इंट्रोडक्शन हम इसका करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आ जाती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उससे पहले आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ना ग्लास रॉड है, ठीक है। हमने क्या किया, उस ग्लास रॉड को हमने किसी मटेरियल के साथ, यानी कह लें कि सिल्क के साथ हमने उसको क्या किया, रब किया। अब रब करने से के बाद हमने क्या किया है, उसको हम पेपर हमने छोटे पीसीस लिए, और उन पीसीस के पास हम जब उस रॉड को लेकर गए तो वो जो पेपर के पीसीस थे ना, पेपर के या कागज़ के जो टुकड़े थे, उनको वो ग्लास रॉड अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू हो गया। अब इस तरह का जो फिनोमिना होता है ना, या इस तरह का जो अट्रैक्शन हुई है, अब ये किस वजह से हुई है। तो इसकी वजह से साइंसदानों के ज़हन में आया कि ये इसकी आखिर वजह क्या है, और फिर इसके ऊपर काफ़ी तजुर्बात किए और पता चला कि ये किसकी वजह से है। एक ऐसी चीज़ मौजूद होती है, हर एक मटेरियल के अंदर ऐसे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से ये इस तरह की कशिश या फिर अट्रैक्शन कह ले के होती है। तो उन्होंने कहा कि जितने भी मटेरियल्स हैं हमारे पास, इस तरह की जो कशिश करते हैं, इस तरह का जो अमल ज़ाहिर करते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, चार्ज बॉडीज़। इनको हम क्या कह सकते हैं, चार्ज बॉडीज़। तो इसको अब ब्रीफली अगर हम देखते हैं तो ये आखिर होती किस वजह से है। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना मैटर की, यानी मादे की, जितनी भी मैटर है वो किससे मिलके बना होता है, एटम से मिलके बना होता है। और अगर हम एटम की बात करते हैं तो एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो 3 होते हैं, यानी जो उनके अंदर लाजमी पाए जाते हैं वो होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी ये बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं, हर एक एटम के अंदर ये मौजूद होते हैं। और चूँकि हर एक मैटर किससे मिलके बना होता है, एटम से, तो इसका मतलब है कि हर एक मैटर के अंदर ये तीनों पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब इसमें से ये जो पार्टिकल्स हैं ना हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये क्या हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स। ये क्या हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, और यही इलेक्ट्रिक चार्ज हम इनको कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके लिए, न्यूट्रल बॉडी के लिए, कि एक बॉडी को हम न्यूट्रल कब कह सकते हैं। तो अगर कोई मटेरियल या फिर कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के बराबर हो जाएगी तो वो क्या होगा, उसको हम न्यूट्रल कह सकते हैं। उस बॉडी को हम क्या कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें पता है कि होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसी तरह जब हम बात करेंगे न्यूट्रल बॉडी की, जब हमने बात की उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के बराबर हो। और अगर हम बात करते हैं चार्ज बॉडीज़ के लिए, तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के बराबर नहीं होती। और अगर बराबर ना हो, या फिर इस तरह की जो सूरत हो गई जिसमें इम्बैलेंस हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, चार्ज बॉडी हम इसको कह सकते हैं। अब ये 2 तरह से भी हो सकता है, या पॉजिटिवली चार्ज हम इसको कह सकते हैं, या फिर नेगेटिवली चार्ज। तो अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। अगर हम बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज असल में एक वो, या फिर चार्ज पार्टिकल एक ऐसा एजेंट होता है या ऐसा पार्टिकल है जो कि हर एक एटम के अंदर मौजूद होता है। हर एक एटम के अंदर मौजूद होने से मुराद ये भी है कि जितना भी मैटर है हमारे पास उसमें ये मौजूद होता है। और जब हम किसी भी बॉडी के अंदर, जैसे हमने वो मिसाल ली थी सिल्क, और जिसके साथ हमने ग्लास रॉड को हमने रब किया था, तो उसमें क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन्स है ना वो क्या मूवेबल होते हैं। यानी फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ग्लास रॉड है, अब इसमें ना एटम्स से ये मिलकर बना हुआ, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन तो निकल नहीं सकता, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कह लीजिए इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब हमने इसके साथ सिल्क रॉड को हमने जब रब किया ना, ये कह ले सिल्क रॉड है, सिल्क के साथ ये सिल्क की सरफेस है, ये रॉड है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इसके रब करने की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल गए। अब निकल गए तो वो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, ठीक है।
तो इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि वो एक एटम के अंदर दाखिल भी हो सकते हैं और वो निकल भी सकते हैं। तो इस तरह क्या हो जाता है, एक बॉडी के ऊपर हमारे पास चार्ज आ जाता है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम, और चार्ज की वैल्यू हमारे पास ये होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये क्या नाम है, ये जो वैल्यू है ये हर एक चार्ज पार्टिकल के लिए सेम होगी, बस डिपेंड करता है कि अगर वो चार्ज पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव होगी, अगर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसकी टाइप्स आ जाती हैं। तो टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें अभी हमने पढ़ा था प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका मैस ये है, और इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसका मैस ये है। अब इसमें हमारे पास ये भी चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि प्रोटॉन का मैस क्या होता है, ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मैस से। ये देखें 1.67 × 10⁻⁻27 है, और ये क्या है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम है। अब माइनस में जितनी पावर बढ़ी है इसका मतलब वो छोटी है, तो प्रोटॉन बड़ा होता है मैस में इलेक्ट्रॉन से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो ये क्या होती है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट द रेस्ट। ठीक है, रेस्ट की हालत में जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम स्टडी करते हैं, और उसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कहते हैं। ये फिज़िक्स की वो ब्रांच होती है। अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कब, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स अमल कर रही हो। अब इसको समझने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है, उसके लिए पॉइंट चार्ज का हमें पता होना ज़रूरी है, और टेस्ट चार्ज। अब चूँकि ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल के साथ करेंगे। अच्छा, तो व्हाट इज़ पॉइंट चार्ज। सीन ये होता है असल में कि जो भी चार्ज होता है ना, फ़र्ज़ करें कोई हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं क्यू से ज़ाहिर करता हूँ। इसके इर्द गिर्द ना एक ख़ास तरह का रीजन होता है या फील्ड होती है, जिसके अंदर ये क्या करता है, दूसरे जो कोई चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है। ठीक है, टेस्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज को आप कह लें कि ये क्या होता है, रेस्ट की हालत में जो होता है ना, वो उसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, और टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज जो कि मोशन की हालत में होता है। अब इसका रिलेशन क्या है, इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, ये भी इंट्रोडक्शन ही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोल्स ऑफ चार्ज। पोल्स क्या होते हैं, इसमें आ जाते हैं हमारे पास दो तरह के, हम इसमें डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ही है। तो इसमें आ जाता है इलेक्ट्रिक मोनोपोल। ठीक है, अब जहाँ पे लफ्ज़ आ जाता है मोनो, इसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो अगर सिंगल हो ना चार्ज कोई, तो उसको हम कह सकते हैं, जिस तरह ये एक सिंगल चार्ज है, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक मोनोपोल। दूसरा आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाईपोल। डाईपोल डाई यानी दो होते हैं इसमें चार्जेस, यानी ये ऐसे हो सकते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, कोई भी सूरत हो सकती है। ठीक है, अब ये दो पोल बने हुए, दो एंड्स बने हुए हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन छोटा सा हमारी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जितना जितना हम आगे जाएंगे तो हम बेसिक कंसेप्ट से शुरू करके एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर हर वो मटेरियल होता है, एनी मटेरियल थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि हर वो मटेरियल जिसमें से वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, उसको हम कहते हैं कंडक्टर। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, सिंपल सी है, कोई बिल्कुल सिंपल सी ये आर्टिकल्स हैं। मैंने बताया था हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो ईजीली, आसानी जब किसी भी मटेरियल में से कोई चार्ज फ्लो कर सकता है उसको कंडक्टर। इसमें हमारे पास कॉमन एग्जांपल कॉपर या फिर गोल्ड
या वगैरह वगैरह बहुत सारे मटेरियल्स हैं। मोस्टली हमारे पास कॉपर ही यूज़ होती है। आपने जितनी भी हमारे पास मोटर की अगर बात करते हैं तो मोटर ऐसी एक डिवाइस कह लें जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इलेक्ट्रिक, यानी पंखों में मोटर इस्तेमाल होती है, वॉशिंग मशीन्स, पता नहीं किस चीज़, इतनी हर जगह मोटर इस्तेमाल हो रही है, तो उसमें भी वाइंडिंग के लिए कॉपर इस्तेमाल होती है। गोल्ड क्यों? गोल्ड बहुत अच्छी कंडक्टर होती है और इसकी एक वजह ये भी है कि इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा कीमती भी है, महंगी भी होती है। कॉपर ज़रा काफ़ी इसके लिहाज से सस्ती होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास सेमीकंडक्टर। तो इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है रॉकेट साइंस नहीं है कोई इतनी बड़ी। तो द पार्शियल कंडक्टर्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर, यानी ये कंडक्टर्स हैं लेकिन कह ले इतने नाकस कंडक्टर हैं कि इसमें करंट तो गुजर सकती है लेकिन वो बहुत उस तरह नहीं गुजर सकती, बासानी नहीं गुजर सकती जिस तरह कंडक्टर में से गुजर सकती है। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाता है सिलिकॉन आ जाता है, जर्मेनियम आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? वो मटेरियल होते हैं जिसमें से तो बिल्कुल ही जो चार्ज है ना हमारा वो गुजर नहीं सकता, वो पास नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें हमारी एग्जांपल्स आ जाती है जैसे प्लास्टिक या फिर ग्लास, इस तरह की चीज़ें। अब कुछ और चीज़ बताता चलूँ कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होती है ना, ठीक है, या फिर करंट क्या होती है असल में, इलेक्ट्रिक करंट की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? अब हमने बात की है फ्लो ऑफ चार्जेस की। ठीक है, तो जब भी किसी कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो करते हैं, किसी भी मटेरियल में से चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो वो कि उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है असल में? फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इसमें कुछ बेसिक रूल्स आपको बताता चलो कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होती है, व्हेनेवर करंट पासिस थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है, दे विल प्रेजेंट टू फील्ड्स। तो उस कंडक्टर के इर्द गिर्द हमेशा दो तरह की फील्ड्स मौजूद होती हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और दूसरी को हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मेरी बात ज़रा गौर से सुने कि जब किसी भी कंडक्टर या कंडक्टर में से जब करंट पास की जाती है तो उसके इर्द गिर्द उसमें क्या होती है, दो तरह की फील्ड्स पाई जाती हैं उस कंडक्टर में। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, एक को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें वो किसकी वजह से होगी? वो चार्जेस की वजह से होगी। ठीक है, हर चार्ज के इर्द गिर्द एक फील्ड पाई जाती है जिसके अंदर वो दूसरे चार्जेस के ऊपर वो फोर्स लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अर्थ है, ज़मीन है, उसके इर्द गिर्द एक खास रीजन है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। सेम उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड होती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ये अल्लाह ताला ने यूनिवर्सल रूल रखा है कि जब भी किसी कंडक्टर में से हम करंट पास करते हैं तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी पाई जाती है। ठीक है, इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल अभी मैंने मिसाल दी थी, कंडक्टर्स की मैंने मिसाल दी थी, उसमें कॉपर की जब हम बात करते हैं तो इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, मोटर्स वगैरह हमें इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे अगर हम मोटर की बात करते हैं तो मोटर का स्ट्रक्चर आपको बताता चलूँ, उसमें क्या होता है, ये होते हैं साइड वॉल मैग्नेट्स लगे होते हैं। ये होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स भी हो सकते हैं, छोटी मोटरों में तो परमानेंट ही होते हैं। अब ये जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं इनकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये बस मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। अब इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट्स के अंदर एक कॉइल होता है इस तरह, और ये कॉइल ये जो एक्सिस है ना इसके गिर्द रोटेट कर सकता है। अब वो रोटेट कर सकता है। अब क्या किया जाता है, जब इसको हम सप्लाई करते हैं ना बिजली के साथ, जब हम इसको पावर सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो इसमें से करंट पास होती है। इसमें से करंट जब पास होती है तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जब इसके साथ इंटरेक्ट करती है तो उस वजह से क्या होता है, इसको पुल मिलता है और पुश मिलता है। यानी एक साइड से ये ऐसे जाती है तो इसको इधर से धक्का मिल रहा है, इस साइड से इसको पुल मिल रहा है, यानी इस साइड से उसको खींच रहा है, इस साइड से इसको धक्का दे रहा है और ये इस तरह मूव करती है। तो ये प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए इसी तरह जब हम जनरेटर, और ये तो था कि जब हम करंट फ्लो करवाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हासिल होती है। इसी तरह जब हम इसका रिवर्स करते हैं, अब आपने सोचा है कि बिजली किस तरह पैदा की जाती है,
वो भी यही सीन होता है कि बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़, आप एक मोटर को लें, उसके साथ एक एलईडी को जोड़ दें, बैटरी को ना जोड़ें, अब क्या किसी बल्ब को जोड़ दें, तो क्या होगा, उसको जब आप मोटर को बहुत तेज़ी से जब घुमाते हैं तो वो क्या होता है, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई हम कंडक्टर को मूव करवाते हैं, तो ये अल्लाह ताला ने हसीयत रखी है कुदरती तौर पर ही कि वो चार्जेस उस मटेरियल के अंदर फ्लो करना शुरू कर देते हैं। और फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, करंट होती है। तो इसी तरह जनरेटर में भी यही चीज़ होती है, इंजन मोटर को घुमाता है, उसको हम टरबाइन कह सकते हैं। टरबाइन में जब हम बात करते हैं, विंड मिल में बात करते हैं, तो उसमें वो फ़ैन लगे होते हैं, वो भी मोटर को ही असल में घुमाते हैं। इसी तरह वो टरबाइंस होते हैं या डैम वगैरह में लगे होते हैं, वो उसमें क्या होता है, वो पानी को ऊंचाई से गिराते हैं, उसकी फोर्स की वजह से आगे लगा होता है व्हील, तो वो क्या करता है, पानी उसको घुमाता है, और उसकी मैकेनिकल एनर्जी को वजह से ना वो कॉइल पीछे लगाए होते हैं उन्होंने, वो भी असल में मोटर सेम स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। तो वो जब वो कॉइल घूमती है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, वो चार्जेस फ्लो करना शुरू कर जाते हैं, और फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल करंट। तो इस तरह ये इस्तेमाल होती है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्वांटाइजेशन क्या होता है, या व्हाट इज़ चार्ज क्वांटाइज्ड, ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्वांटाइजेशन। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि पहले ये समझा जाता था कि जिस तरह हमारे पास फ्लूइड्स है ना, फ्लूइड्स में यानी वो हर वो चीज़ जो बह सकती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। तो इसमें पहले ये समझा जाता था जिस तरह पानी यानी लिक्विड्स और गैस, ये क्या फ्लूइड्स हैं, ठीक है। और उसी तरह उन्होंने कहा था कि ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है ना, ये भी असल में एक फ्लूइड है। अब वो कहते हैं कि पहले ये समझा जाता था कि ये फ्लूइड जितने भी हैं उनको कॉन्टीन्यूस समझा जाता था, यानी ये जो इनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती, ये बस क्या है, कॉन्टीन्यूस होते हैं। लेकिन बाद में जब उन्होंने स्टडी की तो पता चला कि जितने भी मैटर हैं हमने पढ़ा हुआ है, जैसे लिक्विड्स हैं या फिर गैसेस हैं, ये क्या है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। और हर एक एटम की एक डिस्क्रीट वैल्यू है, कोई ख़ास वैल्यू है, वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, उसकी एक ख़ास वैल्यू है। तो उन्होंने बात ये पता चली कि ये जितने भी फ्लूइड्स होते हैं असल में क्या होते हैं, ये छोटी छोटी डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, उनके मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। यानी अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास के अंदर पानी है, एक ग्लास हमारे पास, उसके अंदर पानी है, तो उसके अंदर पानी क्या है, असल में एक छोटे छोटे पानी के कतरों से मिलके हमने इकट्ठा किया, तो वो एक गिलास के अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। अब वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, वो उसकी खास डिस्क्रीट वैल्यू है, ठीक है। लेकिन क्या है, मल्टीपल, यानी एक ही कतरा था पानी का, हमने उसको बस ज़्यादा मल्टीपल हमने ऐड करते गए तो हमारे पास वो उसकी मिकदार ज़्यादा हो गई है, कॉन्टीन्यूस नहीं है, ठीक है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये इसका जो फ्लूइड होता है ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, इसकी भी ख़ास वैल्यू होती है। और ये जो पूरा फ्लूइड होता है, किसी भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, ये असल में एक ख़ास वैल्यू होती है, एलिमेंट्री चार्ज इसको कहते हैं, उसका मल्टीपल होता है, ठीक है। तो इसको ज़रा स्टडी कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा व्हाट इज़ चार्ज क्वांटाइजेशन, तो इसमें आ जाता है when a physical quantity exists in discrete packets it is called quantized। तो हर कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, वो अगर उसकी कोई डिस्क्रीट वैल्यू मौजूद है, एक ख़ास वैल्यू मौजूद है, तो उसको हम कह सकते हैं वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है। इसी तरह द इलेक्ट्रिक चार्ज वाज थॉट टू बी ए कॉन्टीन्यूस फ्लूइड। मैंने अभी बताया कि पहले या क्या समझा जाता था कि जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लूइड है, इसको कॉन्टीन्यूस समझा जाता था। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स जब हमने तजुर्बात किए तो हमें पता चला कि जिस तरह पानी या लिक्विड्स और गैसेस भी क्या है, कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये भी कॉन्टीन्यूस नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लूइड इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस बल्कि क्या है, ये छोटे छोटे एलिमेंट्री चार्जेस का मल्टीपल है, बट इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्री चार्ज। ये क्या है, एक एलिमेंट्री चार्ज का मल्टीपल है, ठीक है। अच्छा, तो कोई भी चार्ज है हमारे पास, या
या वो कह ले पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कोई भी चार्ज है उसकी अगर हमें को मिकदार मालूम करनी है कि हम कहते हैं यार इसमें चार्ज की मिकदार कितनी है। एलिमेंट्री चार्ज हमारे पास हमने पढ़ा था E इज़ इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, ये हमने चार्ज की वैल्यू पढ़ी थी। किसकी बात की थी? एलिमेंट्री चार्ज की। एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। ये क्यों हमें बताता है कि एक मटेरियल के अंदर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज, ठीक है, वो एक इकाई है, ठीक है, वो एक सिंगल चार्ज की वैल्यू है। और ये ओवरऑल जितनी है, मैं अगर कहता हूँ कि ये फ़र्ज़ करें ये हमारे पास वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड के अंदर टोटल चार्ज कितना है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है वो Q होगा। और अब वो टोटल चार्ज असल में क्या होगा? सम ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्री चार्जेस, तो वो उसकी वैल्यू इतनी है। अब मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें इसके ऊपर तकरीबन 100 चार्जेस हैं, इस जो वाइट बोर्ड के ऊपर कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है? 100। अब वो हमारे पास एक ख़ास नंबर है और हर एक चार्ज की एलिमेंट्री वैल्यू ये है, तो उसके साथ जब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल Q आ जाएगा। ये मैंने एग्जांपल दी है इसको समझने के लिए। तो ये Q आ गया, Q इज़ इक्वल्स टू N। N हमारे पास क्या नाम है? नेचुरल नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव 1 होगा। अब पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों? अगर प्रोटॉन हो यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव चार्ज है उसके लिए इसको नेगेटिव लिया जाएगा। और E क्या हमने अभी बताया मैंने कि वो एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ये बहुत बेसिक है तो आप इनको अच्छी तरह समझ लें, फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट भी काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि आगे जाके जब हम एडवांस में इसको पढ़ेंगे तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे तो वो भी समझ नहीं आएगा आपको सही तरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो अल्लाह हाफ़िज़। तो ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का, EMT का। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कि कूलम्स लॉ क्या होता है। तो कूलम्स लॉ को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ पुरानी चीज़ें मैं आपको याद कराता चलूँ कि उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ़ोर्स क्या होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स ऐसी फ़ोर्स होती है जो कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर लगाता है, और ये कब होती है कि जब एक चार्ज दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, तो कूलम्स लॉ की तरफ आते हैं। कूलम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितनी फ़ोर्स लगा रहा है उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हम कूलम्स लॉ की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी देख लेते हैं स्टेटमेंट। तो वो कहता है द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, के इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारे पास 2 चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, यानी रेस्ट की हालत में है दोनों। वो क्या हैं? 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स है, या वो अट्रैक्शन की हो सकती है या वो रिपल्शन की हो सकती है। अट्रैक्शन कब होगी कि अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो तो तब अट्रैक्शन होगी। और रिपल्शन कब होती है कि जब दोनों चार्जेस सेम हो, यानी दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों। तो कहता है द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, कि वो जो चार्जेस की दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है उनके हासिल ज़रब के, और एंड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फासला होगा उसके मुरब्बे के या स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये लॉ बिल्कुल ग्रेविटेशनल लॉ के साथ मैच करता है, उसमें भी सेम यही था। अच्छा, तो इसकी अब हम देख लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, इसको समझने की कोशिश करेंगे उसके ज़रिए। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। ये मैं ले लेता हूँ, ये कह ले इसको चार्ज को Q1 कह देता हूँ, और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट चार्ज है, इसको मैं Q2 कह देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि ये दोनों पॉइंट चार्जेस सेम है, यानी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है।
अब ये पॉइंट चार्ज सेम है तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये फोर्स। अब ये फोर्स लग रही है F2 के ऊपर, तो Q2 के ऊपर, तो ये इसको मैं कहूँगा F21। F21 वो फोर्स होगी जो कि चार्ज Q2 के ऊपर लग रही है चार्ज Q1 की वजह से, और सिमिलरली ये चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो इसको हम कहेंगे F12। यानी ये वो फोर्स है जो चार्ज Q1 के ऊपर लग रही है किसी वजह से चार्ज Q2 के ऊपर, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है या डिस्टेंस है वो है R। ठीक है, तो अब हम इसी स्टेटमेंट से हम बात करेंगे द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो इसमें हम ले लेते हैं कि हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स FE इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस Q1 एंड Q2। दूसरी स्टेटमेंट में उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये डिस्टेंस कितना है R, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो एक रिलेशन ये आ गया और एक ये रिलेशन ये आ गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे या कंबाइन कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनल रिजल्ट F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास FE इज़ इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो हमारा K है वो K क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है और इसको हम कह सकते हैं कि कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है कि हमारे पास बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी K की। अब जब हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस वाली रिलेशन में, तो ये आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स फाइनल आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन असल में ऐसा फैक्टर होता है, ये बताता है इस चीज़ के बारे में कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान या जो चार्जेस के दरमियान हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं उनके दरमियान असल में मटेरियल क्या है। ठीक है, तो मीडियम क्या है, तो इसमें अगर आ जाता है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट असल में होता है फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल्स टू, ये क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अच्छा अब हम इसको वेक्टरली हम इसको ज़रा देखेंगे, तो वेक्टरली हम इसको कैसे कह सकते हैं, या वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो हमारे पास ये जो चार्ज है ये फोर्स है, इसके लिए है जब हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यानी F12। तो ये हमारे पास असल में क्या थी, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, और ये कितनी आ जाएगी, F इज़ इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये आगे मैग्नीट्यूड, अब इसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए इस साइड की तरफ जो हो हमारे पास आएगा वो होगा ये R12, ये इसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये हो जाएगा R12 हैट। नेक्स्ट सिमिलरली हम क्या करेंगे, फोर्स 2-1, यानी फोर्स कौन सी, Q2 के ऊपर लग रही है Q1 की वजह से, तो F21 हमारे पास आ जाएगा
फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी F21, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और इसके लिए जो यूनिट वेक्टर होगा वो इस तरह होगा R21, सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास R21 हैट। ठीक है, अब हमें ये नज़र आ रहा है कि ये दोनों फोर्सेस हैं, इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ये देखिए मैग्नीट्यूड इनकी सेम है, लेकिन जब हम देखते हैं कि इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है ना वो अपोजिट है। ठीक है, यानी जो F12 है वो असल में क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इससे ज़ाहिर हो रही है। तो यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दें, यानी अगर मैं पुट कर दूं इसमें से किसी एक के अंदर, इसमें मैं चले पुट करता हूं F21 के अंदर मैंने पुट किया क्या, कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर के अंदर, अब मैंने इसके क्या पुट कर दिया, माइनस R12, इसकी मैंने डायरेक्शन अपोजिट कर दी। देखिए R21, ठीक है, ये डायरेक्शन इस तरफ है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में R12 है। अब मैं अगर इस माइनस वाले को ज़रब दूंगा तो इसकी डायरेक्शन भी इस तरफ हो जाएगी, तो इसका मतलब है हमारे पास आ जाएगा R21 वो बराबर आ जाएगा माइनस R12 के, या फिर इसको इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये माइनस आ जाता है बाहर, F21 वो आ जाएगा माइनस इंटू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू R12। अब ये सारी किसके बराबर है, F12 के, तो F21 हमारे पास आ जाएगा माइनस ये वाला, और ये सारा किसके बराबर है, F12 के। तो ये चीज़ हमने साबित कर दी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसमें हमारे पास लास्ट चीज़ आ जाती है, वो है इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी उसके ऊपर मीडियम का बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा कि जब कोई मीडियम के अंदर प्रेजेंट होगा, किसी दो चार्जेस के दरमियान प्रेजेंट होगा, उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। और ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को रिड्यूस करता है बाय फैक्टर एप्सिलॉन और। तो वो हमारे पास आ जाएगी फाइनल क्या, Fe इज इक्वल्स टू K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास एप्सिलॉन आर है ये रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है। ठीक है, और ये हर एक मीडियम के लिए वेरी कर जाएगी, यानी हर एक मीडियम की अपनी एक खास वैल्यू होगी और उसके लिए चेंज होती रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने मीडियम फ्री स्पेस था तब फैक्टर था हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बटे में आ गया, जब हमने मीडियम रखा तो बटे में हमारे पास एक फैक्टर बढ़ गया एप्सिलॉन और। तो इसका मतलब है कि जो बटे के नीचे वाली रकम है वो बड़ी होगी, इंक्रीज़ हो गई है। तो बटे के नीचे जब जवाब बड़ा होगा, रकम बड़ी होगी, तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो छोटी हो जाएगी। तो इससे भी ये मैथमेटिकली भी हम हमें पता चल जाता है। तो अब हम जनरली इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं इलेक्ट्रिक फोर्स को जनरली फिर ऐसे लिख सकता हूँ, F इज़ इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर।
अब ये मैग्नीट्यूड फॉर्म थी, वेक्टर फॉर्म के लिए तो मैं ये साथ एक यूनिट वेक्टर लगा देता हूँ। ठीक है, ये कब है? जब हमारे पास फ्री स्पेस है। ठीक है, उसके लिए तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। ये हमने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है, आसान नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।